Topic of the chemistry. Some basic concept of chemistry. Some basic concept of अगर 11th में देखा जाए तो ये पोर्शन है। इनडायरेक्ट कहा जाए 9th 10th में आपने इस टॉपिक को पढ़ा है एटम एंड मॉलिक्यूल नाम से, और इंस्टीट्यूट वाले इस चैप्टर को कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? तो 3 हेडिंग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If you don't know about the mole, if you don't know anything about the atom and molecule, then it's not possible for you to learn the physical chemistry of the 11th as well as for 9th and 10th students. If you are preparing for the NDSC examinations, then such type of important mole concepts, numericals, वो बहुत वहाँ पर वेटेज रखते हैं। यानी केमिस्ट्री का पूरा बेस यहाँ से स्टार्ट। मैं एज यूजुअल ये नहीं कहूँगा जैसे कि नॉर्मली जनरली हर इंस्टीट्यूट्स में होता है या टीचर कि ये फलाना आपने 9th में पढ़ लिया होगा, 9th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। अगर आप सारा कुछ भूल के 9th 10th में जो भी पढ़ा है वो पूरा भूल कर भी आप बैठोगे तो 9th और 10th का एटम एंड मॉलिक्यूल पूरा रिवाइज हो जाएगा, बेसिक भी क्लियर होगा, जो भी रिवाइज होते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बहुत टिपिकल लगते थे वो बहुत ईजी लगने लगे। बस जरूरत क्या है कि फुल फोकस से इसको पूरा सुनना है, और जब मैं कहूँ तभी लिखना है, उसके पहले लिखना नहीं है ना। पहले आपको पूरा फोकस करना है कि ये कहाँ चल रहा है। हाँ, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है जस्ट रेज द हैंड, अपना हाथ खड़ा करोगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिल्लाने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आराम से बिल्कुल प्यार से पूरा समझना है कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर चल रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो हेडिंग डालिए आप सबसे, मोल कॉन्सेप्ट या एटम एंड मॉलिक्यूल, ये हेडिंग डाल लीजिए और मेरे सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। जिसको पता हो जस्ट रेज द हैंड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स का क्या फॉर्मूला है? अब इसे मैं फॉर्मूला बोलूंगा तो हो सकता है कि कोई आपत्ति रहे, जैसे फिजिक्स वाले में ऐसा नहीं, इसका भी फॉर्मूला ये मैं कहूंगी पूरा यूनिवर्स किससे मिलके बना है, एक क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है कि अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि इस क्लासरूम में साइंटिफिक लैंग्वेज में कितनी चीजें हैं, पूरे यूनिवर्स में कितने आइटम्स हैं? एनीवन नोज द आंसर? पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? सिर्फ एटम? यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना भाई ना, लिखना भी नहीं, मैटर प्लस एनर्जी। यूनिवर्स का क्या है? मैटर प्लस एनर्जी। अभी आपको अगर मैटर भी नहीं पता है तो यहां भी क्लियर हो जाएगा। आप में हम सब, ये डस्टर, ये मार्कर, ह्यूमन बीइंग, ये बेंचेस, ये बोर्ड, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो उसमें वो सारे आइटम्स जिनमें मास है और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि मेरा हाथ खाली है, लेकिन जैसे मैं इस पे डस्टर रख देता हूं तो इसने क्या करा, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। जो चीज आपको मेरा हैंड अभी खाली दिख रहा है, खाली नहीं, इसके ऊपर भी गैस के मॉलिक्यूल बैठे हैं, वो इसने ऑक्यूपाई कर रखे थे। जैसे इस डस्टर को रखते हैं तो वो इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जहां जिस बेंच पे आप बैठे हो जब आप वहां से उठ जाते हो तो हमें लगता है कि वो बेंच खाली है, जैसे पीछे की बेंच खाली है, वो खाली नहीं है। वहां पर एयर पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स बैठे हैं। वो पार्टिकल्स भी क्या है, वो सभी क्या है, मैटर है। तो एनीथिंग व्हिच हैव मास, anything which have mass and occupy space are known as matter। और कोई भी मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए नेचर में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं हो सकता, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या रेत का छोटा सा पार्टिकल हो या इंसान हो, बिना एनर्जी के कोई भी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में 2 ही आइटम है, यानी साइंस के लैंग्वेज में पूरा यूनिवर्स से 2 चीजों से चलता है, मैटर से और एनर्जी से। इस डस्टर में भी एनर्जी है, बोले सर क्या बात कर रहे हो, इस डस्टर में एनर्जी। हाँ, अगर एनर्जी नहीं होती तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। और ये कौन बता कर गया? आइंस्टीन, जब उन्होंने इक्वेशन दी थी E=mc²। ये डस्टर में अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सब में किसी भी
नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए मार्कर बोले सर ये तो नॉन लिविंग है, बट नॉन लिविंग में भी क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। तो पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, मैटर प्लस एनर्जी से। अगर मैं कहूं कि हम सबके पास मैटर है, हम सब अगर मैटर है, तो मैटर को फिर किस तरह से क्लासिफाई किया है बोल में, हम उन्हें कहां रखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन, मैंने कहा ना कि अगर आप में से किसी 9-10 का पूरा 9-10 पूरा भूल गए होंगे बोल में, या अभी 9 और 10 में है और बेसिक आपका क्लियर नहीं हुआ है बोल में, तो भी यहाँ पर आपको समझ आएगा कि हाँ मैटर्स को मैं किस तरह से आगे पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो जब मैटर को हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, जैसा ना फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 पार्ट आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये किस बेस पे किया गया था उनमें, जब केमिकल फिजिशियंस ने, केमिस्ट्रिशियंस ने ऐसा कहा उनमें कि पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलके बना है उनमें। अब जैसे मैं बोलूं उनमें कि मेरे पॉकेट में मैटर है, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या है, मेरे पॉकेट नहीं कर सकते उनमें, है ना, आप कुछ भी। लेकिन अगर बोलूं कि मेरे पॉकेट में मोबाइल है, तो आपके माइंड में एक्चुअल रियल पिक्चर आती है ना कि क्या है इसके पॉकेट में मोबाइल है। बट अगर मैं कहूं कि मेरे पॉकेट में मैटर है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कॉइन है, उनमें हो सकता है कोई सीड हो, उनमें कोई ग्रेन्स के छोटे पीसेस हो, लीफ हो, पेपर हो, पेन हो, उनमें कुछ भी, एनीथिंग। उनमें इवन हो सकता है कि स्टोन ही हो, ऐसा नो। तो इस पूरे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करने से मतलब क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां आप सबको आइडिया है कि सॉलिड क्या हुआ, विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे ये डस्टर है, तो इसका अभी भी शेप ऐसे ही रहेगा, थोड़ी देर बाद कैसे रहेगा, कुछ दिनों बाद कैसे रहेगा। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसका शेप डेफिनेट शेप है और क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, they have definite volume। definite volume, only definite volume or not defined shape। और मैं बोलूं कि अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ये कैसे, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है उनमें। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट आता हो जिस एक्सपेरिमेंट से हम ये आप प्रूफ कर सको, आप सभी स्टूडेंट उनमें, मान लो आपको किसी 8th क्लास के स्टूडेंट को ये प्रूफ करके बताना हो, सिर्फ ये रटवाना से काम नहीं चलेगा कि लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव नो डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इसका डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। सो नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये हम कौन सा एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं उनमें, जल्दी जल्दी फटाफट। अगर किसी को क्लिक कर रहा हूं तो जस्ट रेज द हैंड उनमें। 30 सेकंड मैंने 1 मिनट समथिंग दे दिया आपको। लिक्विड आपको 8th क्लास, मान लो आपको आपके छोटे भाई बहन को समझाना है, वो आपके पास आया कि मेरे को टीचर ने पढ़ाया कि लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उनमें, जिसको आता है जस्ट रेज द हैंड उनमें। आमिर वाटर, मैंने लिक्विड का एग्जांपल नहीं बोला है, मैंने ये नहीं पूछा कि गिव द एग्जांपल ऑफ लिक्विड, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनमें। Sir, if we put 1 liter water in 1 glass, then it occupies some space. और वही उतना 1 लीटर वाटर को हम अगर दूसरे वेसल में डालते हैं तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो दूसरे वेसल में भी करेगा, अगर उसका सम करे तो, मतलब हाइट इनटू वेट। जो बात जिसने बोली है उसको और आसान लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, वो वही चीज
अगर हम वाटर को जैसे वाटर बॉटल है, उसमें वाटर भरा हुआ है और वो उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसी को मैं दूसरे कंटेनर में डालूंगी, उसका शेप अगर मैं लेती हूँ सर्कुलर सिलेंड्रिकल, तो उसमें डालूंगी तो वो शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, जैसे वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा या फिर वो उस शेप और का, volume बट का वॉल्यूम सेम ही रहेगा जब हम उसका 1 लीटर ही रहेगा। अगेन फिर वो डेफिनेशन हमें उसको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे आपको एक छोटे से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये आपकी वाटर बॉटल है, ठीक है, सपोज ये 1 लीटर की वाटर बॉटल है या 1 लीटर की मिल्क की बॉटल है ना, अपन मिल्क से एग्जांपल समझते हैं। आप गए दुकान वाले से 1 लीटर की मिल्क की बॉटल लेकर आए, या बटर मिल्क है ना, जैसे अपने यहाँ तो बटर मिल्क आपने समझा है, तो ये 1 लीटर का बटर मिल्क है, तो जिस बॉटल में होता है उसका शेप ऐसे रहता है, क्वांटिटी कितनी है 1 लीटर, समझ में। लेकिन जब घर गए तो आपको आपकी माता जी ने एक बहुत बड़ा भगोना दिया जिसमें कम से कम 500 लीटर पानी आ सकता है, इतना बड़ा। ये इतना बड़ा तपेला है, मुझमें इतना बड़ा कंटेनर है जिसमें 500 लीटर मिल्क आ सकता है, इतना बड़ा सा वो लेकर आए, और आपने ये छाछ इसमें डाल दी, तो क्या अब इस छाछ का, इस बटर मिल्क का वॉल्यूम 500 लीटर हो गया? नो। अभी भी क्वांटिटी 1 लीटर है और यहाँ भी क्वांटिटी 1 लीटर, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। तो यहाँ लिक्विड में वॉल्यूम क्या होगी? क्वांटिटी होगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो ये हायर क्लासेस के लिए ये हम प्रूव कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml फॉर द लिक्विड वाटर एंड मिल्क के लिए हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं। हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। बट जब ये बॉटल का शेप था, अभी जब आप इसमें डाल दोगे तो ये पानी जैसे बटर मिल्क 1 लीटर है तो इतने से भी आएगी, तो बिल्कुल एक लेयर की तरह यहाँ पे फैल जाएगा, तब उसका शेप ऐसा नहीं रहा। तो जिस कंटेनर में रहता है उसका शेप बदल गया। तो यहाँ वॉल्यूम से मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी यानी लिक्विड। ये अगर 1 लीटर है तो यहाँ भी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप वेसल कितना बड़ा लो या कितना छोटा लो। वॉल्यूम, गैस का कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। अभी देखो हम ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर आए, मतलब ना पता है ना कि जब कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में होता है तो उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, तो ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं। तो ऐसा एक बड़ा सा सिलेंडर आपके पास है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है। अब इसके अंदर 10 लीटर ऑक्सीजन है, कितनी है? ऑक्सीजन गैस, 10 ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर मैं इसको 500 लीटर में डालूंगा तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि वो एक्सपांड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभी हमने उसे कंप्रेस किया है। क्या किया है? कंप्रेस करके इसके अंदर रखा है। तो गैस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है, नहीं वॉल्यूम। तो ये हम आगे तो बढ़ते चलते हैं, 9 से 10, 10 से 11 तो आगे साइंस भी ले लिया, बट बेसिक इन तीनों की डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं। इनको हम प्रूफ कैसे करें? सिर्फ रटना नहीं, मतलब आपको अगर यहाँ एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना आना चाहिए कि हाउ कैन यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई दैट गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। क्लियर सभी को? अब ये सब क्या है? कोई सा भी सॉलिड हो, चेयर यहाँ रखी है, मार्कर है, ये सब सॉलिड है, कोई सा भी लिक्विड हो वो सब मैटर है, ये सब गैस है। बट जैसे एक मकान किससे मिलकर बनता है? ब्रिक्स से। उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? ब्रिक्स। हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। पूरी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। मतलब सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेल। वैसे ही हर मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है? एटम से। किससे मिलकर बना है ना? और उन्हीं एटम के बेस पे हम उनका क्या करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। जब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप उसको 2 पार्ट में, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर में कौन आते हैं? प्योर में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर? और इम्प्योर में क्या आएगा आपका? मिक्सचर। क्या आएगा? आई बात समझ में? सो प्योर,
इम्प्योर, प्योर में एलिमेंट इन कंपाउंड और इम्प्योर में मिक्सचर। इतना बात समझ आ रहा है? अब एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो ये मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि मेटल का मतलब क्लियर कर लेना। सो अभी एज अ 11th क्लास स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि मेटल का मतलब ऐसा नहीं था कि जो हमेशा सॉलिड हो, जो हमेशा सोनरस हो, ठीक है? ऐसा में मेटल की हमने रियल डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइंस में मेटल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, व्हिच कैन गिव इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन देके क्या बना सकता हो, कैटायन बना सकता हो। तो अभी एज अ 9th 10th स्टूडेंट तो समझ में नहीं आएगा, बोल में क्या अगर 9th 10th में होगा तो मेटल की ये वाली डेफिनेशन हमें समझ में नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम है। सो प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड और इम्प्योर, ये हमारे पास में ऐसा डेटा निकल कर आता है। इतना पॉइंट क्लियर है? सो दिस इज अबाउट व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये मैटर पूरा मैटर यानी पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? मैटर से। और हर मैटर में क्या होती है? एनर्जी। यानी इस पूरे क्लासरूम में दो ही चीजें, मैटर और एनर्जी। ये वेन, ये बेंच, ये टेबल, ये हम सब मैटर हुए और एनर्जी। सो कंप्लीट यूनिवर्स, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले यूनिवर्स के फॉर्मूला, यहाँ मैटर की डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद ये चार्ट बनाना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है? तो फटाफट इसको बनाना है, ड्रॉ करना है, और यहाँ मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बोली है तो उसको अभी आपको वन बाय वन करके बाद में लिखना है, बट पहले इसको सिर्फ बनाना है, ठीक है? सो अभी हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं पूरे मैटर यानी पूरे वर्ल्ड को एक तरह से क्लासिफाई कर दिया। अब आप सबको इतना क्लियर है कि हम भी एक मैटर है, पात्र भी एक मैटर है, बट हम तो बने किससे? जब पूछा था कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी है तो बोले हम सेल से बने। क्या एक सेल दिखती है? जब सेल नहीं दिखती, बट वो जो सेल है वो भी किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है, और यही बात किसने कही थी? डाल्टन ने। तो ये आपने पढ़ी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वही है कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। और अभी हमने देखा कि एलिमेंट और कंपाउंड, बट एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को किस में डाला है हमने? प्योर में। और अब जो सवाल पूछ रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सबने व्हाइट बोर्ड देखे होंगे, तो व्हाइट बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उसमें हम किससे लिखते हैं? चॉक से लिखते हैं, ठीक है? मुझे एक सिंपल एग्जांपल चाहिए आप लोगों से यहाँ पर कि जिस चॉक से हम लिखते हैं, वो चॉक जो ब्लैक बोर्ड पे, वो चॉक का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है उसका फॉर्मूला? तो अभी हमारे जो देखो, अभी आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ये एक कंपाउंड है। क्या है ये? लेकिन ये प्योर कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें 3 टाइप के एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑल्दो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ combination of 2 or more than 2 type of elements, how it can be a pure? अगर मेरे पास एक आयरन की रॉड हो, प्योर आयरन रॉड, तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये प्योर है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन ही है, Fe। इसमें सिर्फ क्या है? तो कंपाउंड को प्योर की कैटेगरी में क्यों रखा है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के और सोच समझ के रख के रखेंगे अपने पास में कि जब एक कंपाउंड इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना है तो फिर इसे प्योर में रखने की जरूरत नहीं। ये तो इम्प्योर हो गया ना। प्योर मतलब विच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आप ऐसी डेफिनेशन लिखवाते हैं, हर टीचर हर बुक्स में ऐसा डेफिनेशन लिखा होता है। प्योर की डेफिनेशन क्या लिखी होती है? विच मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें एक टाइप के पार्टिकल समझ में आते हैं, लेकिन इसमें तो 3 टाइप के पार्टिकल दिख रहे हैं। कैल्शियम का पार्टिकल है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का है। तो एक कंपाउंड को प्योर कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि इम्प्योर की डेफिनेशन लिखी जाती है which contain more than one type of particles, प्योर में लिखी जाती है which contain only one type of particles। सो कंपाउंड को प्योर कैटेगरी में क्यों रखा है? और आपको किसी को आंसर आता भी है तो अभी मैं पूछ नहीं रहा हूं मुझे, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन सिर्फ हम पढ़ते हैं,
उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, वहां पर उसका मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते कि वो क्या है। सो हमने ये अभी जब आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, ये जब चैप्टर्स पढ़े होंगे उनमें, वहां पर हम प्योर इम्प्योर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। बात आते हैं सीधे एटम्स के ऊपर कि फाइनली एटम्स क्या है, हमें एटम्स के बारे में बताना चाहिए और एलिमेंट और कंपाउंड का बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तो वो भी मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहीं ना कहीं वहां पर मिलते चलेगा। तो क्लिक करिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कहाँ छिपा है। Why compounds are considered as a pure although it contains 3 type of particles, उसमें 3 टाइप के एलिमेंट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बोलिए अब मार्केट गए, आपने मार्केट से H2SO4 लेकर आए, बोलेंगे कि सर ये तो कंपाउंड है, जबकि उसमें तो 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। वाटर भी एक कंपाउंड है क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। अरे सो फटाफट लिखते चलते हैं, एक लाइन स्टेटमेंट लिखते चलो। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल। Atom is the smallest and fundamental particle. Smallest and fundamental particle. Third line. ये जो एटम वर्ड आया है कहां से? ये एटम वर्ड आया है, the word atoms. Atoms come from atomia. ठीक है, ग्रीक वर्ड एटोमिया, और ग्रीक वर्ड एटोमिया का मतलब होता है, so the word atomia means अनकटेबल। तो सबसे पहली बार डाल्टन ने जब एटम वर्ड यूज किया था तो उसने ग्रीक भाषा में एटोमिया से एटम शब्द बनाया था कि एटम्स क्या होते हैं, अनकटेबल होते हैं। बट 9-10 तक अनकटेबल मीनिंग सही है, कहां तक, जब तक आप पढ़ रहे हो मैटर इन आवर सराउंडिंग, बोलिए में मैटर अराउंड अस प्योर, बोलिए में यहां तक। जब आप एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ना शुरू करते हो, बोलिए में धीरे धीरे जब आप मॉडल पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एटम भी किसी ना किसी से मिलकर बना है। So at this distance all of you know that, तो आप सबको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है। तो एटम भी क्या है, कटेबल है, क्योंकि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ है। तो एटम कैसे होते हैं, अनकटेबल होते हैं। यहां से एटम वर्ड आया है, इस ग्रीक वर्ड से आया, कहां से आया है, एटोमिया। क्लियर, बोलिए बात आई समझ में। तो यहां हमारा एक पॉइंट पे ये एटम्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। अभी ये लाइन लिखने के बाद में मेरे डिफरेंसेस करना है, दोनों चीजों को ध्यान से आना चाहिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों को लेगा एक साथ, और यहां पर रख रहा हूं मैं एलिमेंट और कंपाउंड। ये स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल, स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल एटम। मॉलिक्यूल क्या है, molecules are also made up of atoms. Molecules are made up of atoms. They are made up of atoms. हम इसे अनकटेबल कहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, कटेबल। एटम का कोई सब टाइप नहीं होता, they have no सब टाइप्स, लेकिन मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। there are two type of molecule, two type of molecules। कौन कौन से मॉलिक्यूल के दो टाइप कौन कौन से, होमो एटॉमिक
हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी जो समझो देखो धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको क्लास में ध्यान रखते हुए यही टॉपिक कम से कम 1 या 2 बार इसको जब रिवाइज करोगे ना तब आपके सारे बीच में जितने कंफ्यूजन है वो क्लियर होंगे। एक बार में नहीं, मतलब आपको धीरे धीरे सुनना पड़ेगा। एटम स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल है, अनकटेबल, इसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल एटम से ही मिलके बना होता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम, ऑल एलिमेंट्स आर and all compounds and gases, कौन सी gases? and diatomic gases made up of molecules। इस लाइन से एलिमेंट और कंपाउंड की एक्चुअल डेफिनेशन आती है। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली एटम्स। That type of pure substance which are made up of, all elements are made up of atoms. Elements are made up of, while compounds are made up of one type of molecules. All elements are made up of one type of atoms, while all compounds are made up of one type of molecules। तो आपको सुनने के साथ साथ मेरे उस पुराने क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं कि एलिमेंट का एग्जांपल दूं तो एलिमेंट हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि आयरन की रॉड हुई, एल्यूमिनियम रॉड, आयरन रॉड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या आपके पास में सोडियम है, कॉपर है, ये सब। लेकिन अगर मुझे कंपाउंड के एग्जांपल चाहिए तो कंपाउंड में हमारे पास में H2O नजर आता है। जितने भी आपको अपने वाटर के बारे में पढ़ रखा है, आप जो घर में नमक खाते हो, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड हो गया। हमारे पास में आप H2SO4 के बारे में जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के बारे में जब पढ़ते हो तो वहां पर पता है कि स्टमक में HCl रिलीज, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन सब में ये सारे कंपाउंड के एग्जांपल, लेकिन साथ में जो गैस आप ब्रीथ कर रहे हो, O2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, O2, N2, ये भी कंपाउंड की ही कैटेगरी में इंक्लूड है। लेकिन ये किसके एग्जांपल है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल क्या? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल O2, N2, H2, Cl2। इन्हें एलिमेंट नहीं कहा जाता, समझ रहे हो? तो इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एक तरह के कंपाउंड ही है, ये एक तरह से कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। अब वो दो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो दो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो दो एटम सेम है तो उन्हें बोलेंगे होमो एटॉमिक, और अगर वो दोनों एटम डिफरेंट है तो उन्हें क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक। सो एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल, दे आर अनकटेबल, दे हैव नो सबटाइप्स, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, कटेबल, दे आर दो टाइप के होंगे। इसी के साथ में पहला डिफरेंस चलता है कि एलिमेंट किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। लेकिन कंपाउंड किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल के बने होते हैं। कंपाउंड किसके बने होते हैं?
लेकिन इनमें भी एक टाइप का एटम होता है और इन सब में एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है, वन टाइप का एलिमेंट और वन टाइप का, ये उनके क्या हो गए एग्जांपल्स। तो एक डिफरेंस हुआ एलिमेंट और कंपाउंड का, जो एटम और मॉलिक्यूल की टर्म्स में। इसके पहले आप डिफरेंस पढ़ते हो बहुत सारे अलग अलग, बट दिस इज द डिफरेंस ऑफ एलिमेंट, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। क्लियर हो रहा है? तो एक डिफरेंस यहां पर आता है कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। अभी उनको एक एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे ताकि ब्रेन में अगर कोई कंफ्यूजन बचता है तो नहीं सर ये एलिमेंट एक टाइप के और कंपाउंड एक टाइप के, ये डिफरेंस अभी क्लियर नहीं होता उनमें। तो वो डिफरेंस पे जो एग्जांपल मैंने अभी कैल्शियम कार्बोनेट का लिया था, उस एग्जांपल को जब इलैबोरेट करूंगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा वहां पर। तो एक एग्जांपल से मैं सॉल्व कर लूंगा। एलिमेंट्स एटम, तो डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, दिस इज फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस एटम मॉलिक्यूल, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये एटम और मॉलिक्यूल के बेस पे डिफरेंस बनाएंगे, मतलब यहां से इनमें क्या डिफरेंस नजर आता है वो हमें समझना है। क्लियर है? तो ये दो आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल एंड डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंस है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में तो हो गया, एग्जाम में लिखना है ये पॉइंट्स है, लेकिन ब्रेन में एटम एंड मॉलिक्यूल का अभी भी डिफरेंस एक्चुअल में क्लियर नहीं होता कि सर रियल पिक्चर नहीं बन पा रही है कि एग्जैक्टली एटम क्या और एग्जैक्टली मॉलिक्यूल है क्या। थोड़ा सा करेक्ट पिक्चर क्लियर करने के लिए वहां हमें ऐसे एग्जांपल को देखना है। आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन के साथ नहीं, पूरा फुल अटेंशन यहाँ रखिएगा। मतलब मेरे पास अगर एक पेपर का पीस हो, मैं किसी के पास एक पेपर का पीस छोटा सा लो, हाँ बस एक छोटा सा पीस चाहिए। अब अगर हम जैसे ये पेपर का पीस है, अगर बोला जाए कि ये किससे मिलके बना है, मतलब मुझे फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करना है, मैं इसको क्या करूंगा, कट करूंगा, इसके छोटे पीसेस करना है, यानी इसको ओपन करूंगा। आप जैसे जैसे इसको ओपन करते चलोगे, यानी इसको मैं तोड़ते जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सबसे छोटा पीस बचेगा जिसको मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, कट नहीं कर पाऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको ब्लेड से, रेजर से, है ना, उससे इसको कट करने की कोशिश करेंगे। बट एक टाइम इतना आएगा कि जब आप एज अ ह्यूमन बीइंग उस छोटे से बीट को कट नहीं कर पाओगे, तो फिर फाइनल आंसर मिलता है कि ये जो पेपर का पीस है वो उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उससे मिलके बना है। वैसा ही मान लीजिए मेरे पास ये, आप सबने जो चीज देखी मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूं। दिस इज एग्जांपल ऑफ आयरन रॉड। क्या है बेटा, आयरन की रॉड है, इसको आराम समझ लो, ये आयरन रॉड है। अब ये आयरन की एक रॉड है, थोड़ी सी बहुत बड़ी सी रॉड बना तो भी चलेगा आपके लिए। चलिए ये आयरन की रॉड है। आप क्या करोगे इस पे, अब आयरन का पीरियोडिक टेबल में सिंबल होता है Fe। क्या होता है, Fe। आयरन का सिंबल, आयरन एक एलिमेंट है जिसका हम सिंबल क्या यूज करते हैं, Fe। तो ये आपने को आइडिया में है। और अगर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यानी जब एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं उनमें, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो आपको याद होने चाहिए, पहले 20 एलिमेंट्स बोलिए। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की मैं एक बार मॉर्निंग यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा तो आपको ध्यान रहेगी, तो वहां पर आराम से जाएगा। ये आयरन, तो आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe, हम उसकी सिंबल से लिखते हैं। और ये रही आपकी चौक, ठीक है, ये वो चौक है जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है और जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था CaCO3। अब आपने क्या करा, इस आयरन रॉड को कट करना शुरू किया, इसको कट करना शुरू किया। जब आप इसको कट करते चलोगे, आपने इसको हाफ किया, फिर इसका जो हाफ आया, जो ये हाफ पोर्शन आ रहा है, हमने इसको भी हाफ किया, ऐसे हाफ करते चले गए, फिर और हाफ, फिर उसका भी हाफ, उसका भी हाफ। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, तो आपको एक दो बॉक्स दिखाता हूं मैं, ठीक है। एक बॉक्स है मेरे पास, ध्यान समझिएगा, एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स हैं। एक बॉक्स में बहुत सारी छोटी छोटी, ये सारी बॉल ग्रीन कलर की है। कौन से कलर की? अब बॉक्स
पूरा बॉक्स किससे भरा हुआ है? ग्रीन कलर की बॉल से भरा हुआ है। लेकिन यहां मेरे पास और एक बॉक्स है, उसमें थोड़ी बड़ी बॉल्स है। ये सारी बॉल रेड कलर की है। कौन सी कलर की है? अब आप में से किसी ने क्या किया, ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आयरन रॉड है। आयरन रॉड बहुत सारी छोटे छोटे बॉल से मिलकर बना है। वो छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल को क्या बोलते हैं हम? एटम। क्या बोलते हैं? तो जो आयरन रॉड है ना, आयरन रॉड को मैं बॉक्स बना रहा हूँ कि जिस तरह से आयरन की रॉड में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं, तो वो ये आपके सामने है। ऐसे ही चौक में भी बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन ये सब क्या है? ध्यान से सुनना, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। हमने जो क्वेश्चन ही किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को प्योर की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, इसको इम्प्योर में रखना चाहिए, वो आंसर आपको यहां नजर आने लगेगा। इसकी एक बॉल बाहर निकाली और उसको कट किया तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जब इस एक रेड बॉल को बाहर निकाला और जब इसे कट किया तो इसमें से 3 छोटी छोटी बॉल निकली, येलो कलर की, ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। बट जब फिर इन तीनों को कट करते हैं तो हम उसको कट नहीं कर पाते। जैसे इसको कट नहीं कर पा रहे, इसको कट नहीं कर तो समझ में आ रहा है? चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, चौक जिन छोटे पार्टिकल से बना है वो कटेबल है, लेकिन सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं। सारे, इसमें सारे पार्टिकल ग्रीन है, इसमें सारे पार्टिकल, अगर मैं बोलूं इस बॉक्स को देख के बताओ, सिर्फ इस बॉक्स को देखो कि इसमें कितने टाइप की बॉल है? 1 टाइप की, ओनली रेड। इस बॉक्स में कितने टाइप की बॉल है? ओनली 1 टाइप ऑफ बॉल ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर है ये तीनों बॉल, इसके अंदर है। आपको दिखती है कि जैसे मैं ये पूरा बॉक्स मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा इस बॉक्स में ये वाली बॉल रखी हुई है और आप इस बॉक्स को कैरी कर रहे हैं, तो इस बॉक्स में आपको क्या दिखेंगे कि सर ने रेड कलर की बॉल का बॉक्स दिया, मतलब एक टाइप की। जब ये बॉक्स मैंने किसी को दिया और मैंने पूछा कि आपको किस फ्रेंड है कि आपको कौन से टाइप की बॉल मिली, तो रेड कलर की बॉल मिली। इसमें कौन सी बॉल मिली थी अभी उसको पता नहीं, लेकिन जिसको रेड कलर की बॉल दी है उसकी बॉल ब्रेकेबल है, हम उसकी बॉल को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चौक एक्चुअल में एटम से नहीं बनी है, बल्कि किससे मिलकर बनी है? ये सब क्या है? मॉलिक्यूल से। ये क्या है? तो जब हम मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे। तो यहाँ 3 टाइप के एटम, कैल्शियम का एटम, कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के एटम, उनमें when these 3 atom combine then they create a one molecule, एक मॉलिक्यूल को उन्होंने, तो इसे प्योर में, क्योंकि जब आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। सो एटम और मॉलिक्यूल। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड किसके बने होंगे? मॉलिक्यूल्स। और किसी भी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में बहुत सारे एटम और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पर जो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस कैसे मिलके बनी? ऑक्सीजन गैस बनी एक ऑक्सीजन का एटम प्लस एक और ऑक्सीजन का एटम, यानी O प्लस O, देन विल गिव यू O2। तो अगर आप नेचर में जो ऑक्सीजन गैस है उसको देखोगे तो आपको O2 फॉर्म में दिखाई देगी। तो वो जो बॉल है, उस बॉल को जब ब्रेक करोगे तो उस एक बॉल को ब्रेक करने पे आपको 2 और छोटी बॉल मिलेगी। क्या मिलेगी? वो होगी O और O की, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो इसको ब्रेक करने से, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक बॉल कैल्शियम की, एक बॉल कार्बन की और 3 बार
ऑक्सीजन, मतलब 3 एटम किसके मिलेंगे? ऑक्सीजन। बट ये ऐसा नहीं होता कि चौक में कैल्शियम का एटम अलग, मतलब जब चौक को तोड़ोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चौक को तोड़ने पे कैल्शियम का एटम अलग मिला, कार्बन का अलग मिला, ऑक्सीजन का अलग। आपको क्या मिलेगा? इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये मिलेगा। So this is also made up of one type of particles, that is green. This is also made up of one type of particle, red. If both are made up of only one type of particles, so then we can say that eliminate compound both are pure, they are not impure. यहाँ पे लेकिन दोनों के पार्टिकलों का मीनिंग अलग है, दोनों के पार्टिकल्स का मीनिंग क्लियर है? So this is several examples to explain the further things उसमें कि एटम क्या है, उनमें एलिमेंट्स किस छोटे पार्टिकल से बना है और ये इस पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो एटम में मॉलिक्यूल की ये बेसिक फंडामेंटल्स हमें बात पता होना चाहिए। अब जो हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हैं, हेटेरोएटॉमिक और होमोएटॉमिक। ये होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक को भी अलग-अलग वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है उनमें। तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स हेडिंग डाला, उसमें छोड़ के molecules अब मॉलिक्यूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक के अंदर भी आता है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक में डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। अभी समझो, लिखो नहीं। अब होमोएटॉमिक में डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली टू एटम्स, वो भी कौन से? होमो। मतलब इसकी एक बॉल के अंदर दो बॉल है, इसकी एक बॉल में दो बॉल है ना, इसकी एक बॉल में ट्राईएटॉमिक का मतलब एक बॉल में तीन। जब आप इसके बॉक्स को खोलोगे तो आपको सारी बॉल रेड दिखेगी, लेकिन जब रेड को तोड़ोगे तो उसके अंदर से और तीन छोटी बॉल निकलेगी, लेकिन वो तीनों क्या होगी? सेम ही होगी, क्योंकि क्या नाम है? होमो। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना हो। सो होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, डायएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, डायएटॉमिक। अभी होमोएटॉमिक डायएटॉमिक के एग्जांपल क्या है हमारे पास? O2, N2, H2, Cl। ट्राईएटॉमिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है सभी को, ओजोन। तो ओजोन गैस जो है, ओजोन O3, वो एक ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा है? अभी डाईएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें आता है हमारा एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ट्राईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक में, ट्राईएटॉमिक में आप CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी CO2 में कितने एटम है? 3 है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक में किसका एग्जांपल दे सकते हैं? कोई भी कंपाउंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे CO2 की जगह H2 भी लिख दो, वही चलेगा।
CO2 H2O ये सब डायटोमिक हो गए, ठीक है, ये ट्राइटोमिक। अभी यहाँ आपको टेट्राटोमिक यानी उसमें कितने होने चाहिए, टोटल 4 एटम होने चाहिए। 4 एटमिक कौन आ सकता है, आप ले सकते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, आप ले सकते हो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो एल्यूमिनियम का सिंबल है क्लोरीन Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अरे सब ये सब क्या है, ये यहाँ टेट्राएटॉमिक है, कैल्शियम क्लोराइड ऊपर आ जाएगा ट्राइएटॉमिक में, ऐसा ना हो। लेकिन पॉलीएटॉमिक से मतलब क्या हो गया, ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत सारे एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे H2SO4। अब इसमें काउंट करोगे तो 4 + 1 5 + 2 7, तो इसको हेप्टाएटॉमिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पॉलीएटॉमिक। या फिर मेरे पास है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, 4 ऑक्सीजन के एटम, 1 फास्फोरस का और 3 हाइड्रोजन, 8 हो गए। तो ऑक्टाएटॉमिक किस में आ गया, पॉलीएटॉमिक। एक मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलकर बना होता है उसको उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल विद नंबर ऑफ एटम्स, अ मॉलिक्यूल दैट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल, किसी का एक मोल, अब एक मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हैं ना, एक एटम भी दिखाई नहीं देता, एक मॉलिक्यूल भी। अगर आप बोलोगे कि मुझे चौक का कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल देखना है तो हम नहीं देख सकते। अब बोलोगे कि मुझे आयरन का एक एटम देखना है तो हम एक एटम देख नहीं सकते। आपको जो चौक दिख रही है, आप चाहे चौक का इतना सा पीस क्यों नहीं रख रहे हो, अभी मैं सिंपल अगर बोलूं कि जैसे ये मार्कर, ये एक मार्कर का सिर्फ केप है, इस केप में जितने भी एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एलिमेंट्री कंपाउंड है, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने होंगे इतने से क्या अंतर। और आप बोलोगे इसमें से छोटा सा मुझे एटम या, जब हम सेल नहीं देख सकते नेकेड आई से, तो एटम तो बहुत दूर की बात, बहुत छोटा सा पार्टिकल है वो, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो वो यहाँ बात हो रही है एक मॉलिक्यूल की, इसके बाद जब उनको बहुत सारों को जोड़ देंगे, बहुत सारे, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, विजिबल एक कंपाउंड देखने लायक मिलेगा, उनको कॉम्बिनेशन से। सो होमोएटॉमिक में डायटोमिक, ट्राइटोमिक, हेटेरोटॉमिक में डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, पॉलीटोमिक, और उसके नीचे लिखोगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इज नोन एज नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल is known as atomicity. So molecules किससे मिलके बने होते हैं, atoms. Molecules are that type of particles which are made up of atoms. Either same type of atom, either different type of atom. अगर same type के atom से बना है तो बोलेंगे homoatomic, different type के atom से बना है तो heteroatomic. तो homoatomic है same, homo different, homo के भी दो। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। मतलब अगर कोई पिक्चर भूल गया हो तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि जब हमने एक बॉक्स को देखा था, समझ में, आपको अगर मैंने एक बॉक्स दिया और उसके अंदर सारी बॉल येलो कलर की है, तो आप किसी को भी यही बोलोगे कि भाई सर ने एक ही टाइप की बॉल दी थी येलो कलर की। आपने घर जाकर उसको तोड़ दिया और उसमें से अलग निकली वो बात अलग है, ठीक है। तो ये सब येलो है, दिस आर वन। और उसके अंदर जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो एटम्स होते हैं, लेकिन ये जो बाहर है ये मॉलिक्यूल है, जो अंदर है वो एटम। तो ऑक्सीजन की एक बॉल को खोलोगे तो 2 एटम मिलेंगे, नाइट्रोजन की एक बॉल को खोलोगे तो उसमें 2 एटम मिलेंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, सेम। मतलब अगर मान लो ये सारी बॉल ऑक्सीजन की येलो कलर, और इसको तोड़ोगे तो एक येलो बॉल को तोड़ने पे आपको दोनों ही ग्रीन मिलेगी, ग्रीन रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैसा है, होमो है। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें क्या होता है, आपको 3 कलर मिले थे, क्योंकि इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, ऐसा समझे। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है किसका, मॉलिक्यूल्स, इसका हो जाता है ना कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स जो एटम से बने होते हैं उनका पूरा क्लासिफिकेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक
सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको कैप्चर कर लो पूरा बना लो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एटॉमिक मॉलिक्यूल, हमने देखा all elements are made up of atoms and all compounds are made up of molecules। देखिए कौन से, सो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एटम एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उन पर सवाल उठता है कि सर ये एटम है, ये तो ना तो कभी दिखता है, हमें विजिबल भी नहीं होता, अनकटेबल भी कह रहे हैं उसको, फिर बाद में बोलते हैं कि हम कटेबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इन एटम से जो मिलकर इन एटम के कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट्स बने वो कौन कौन से हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स हम कहाँ पढ़ते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, हाँ। तो अभी पीरियोडिक, अगर 11 12 के स्टूडेंट्स हो तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, बट एज अ 9 10 तक हम कहाँ तक उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट, वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें पढ़ना है क्या, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का जो कैलकुलेशन है वो हमें पूरा अच्छे से आना चाहिए, उसमें कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एटम का मास। तो अभी क्या फर्क आएगा, तो सबसे पहले यहाँ क्विकली एक रिवाइज कर रही है, रिवीजन के पर्पस से है कि एलिमेंट्स, आप सभी को ध्यान में होंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए याद रहेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फिर याद रहेगा हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे सोडियम देन मैग्नीशियम। अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक सीक्वेंस में चलेंगे, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये पूरा एलिमेंट एक सीक्वेंस में है, और इनको नंबर ऐसे नहीं है कि कोई भी साइंटिस्टों के मन में आया तो अपने मन से नंबर दे दिया है, इनके एटम में एग्जैक्टली जितने इलेक्ट्रॉन है उसी के बेस पे इनका नंबरिंग किया गया है। तो हाइड्रोजन का नंबर है 1, ठीक है, लेकिन इसका मास भी कितना होता है 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ 181, हीलियम 2 मास 4, लिथियम 3 मास 7, 4 9 5 10 6 12 7 14 8 16 फ्लोरीन 9 18 18.5 समथिंग इसको लेते हैं, नियॉन 10 20, सोडियम 11 23, ठीक है, यहाँ पे फोकस करिएगा 12 24 13 27, और जरूरी सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35.5, ऑर्गन 18 36, पोटेशियम 19 39, ठीक है, कैल्शियम 20 40। ये सब क्या है, क्योंकि यहाँ तक एक तरफ तो जो नंबर चल रहा है उन्हीं को बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर्स, बट ये सब जो है ये क्या है, एटॉमिक मास। ये सब क्या है, एटॉमिक मास। बता रहे ना बेटा, तो ये 20 एलिमेंट्स को याद किया था आपने, मतलब 9th और 10th क्लास में। कैसे याद रखोगे, मैंने फटाफट में ट्रिक को रिवाइज करो, ट्रिक के बेस पे याद रखोगे। H के लिए हाय, हाय हेलो, H के लिए हेलो, HELLO, तो हाय HI हेलो, लिटिल, लिटिल की स्पेलिंग लगाना, लिटिल, बेबी, बेबी की स्पेलिंग क्या लिखोगे यहाँ पे, BEBY, समझ में, तो उससे क्या होगा, हाय हेलो लिटिल बेबी, बोलो, ये बोलो, बोलो की स्पेलिंग BOLO लिखोगे तो बोलो तो B हो जाएगा, B फॉर बोलो, हाय हेलो लिटिल बेबी बोलो, किसी से नहीं, ठीक है, आवर फ्रेंड नेल्सन, दिस इज वन ऑफ द ट्रिक, आवर फ्रेंड नेल्सन, हाय हेलो लिटिल बेबी बोलो किसी से नहीं, आवर फ्रेंड नेल्सन। या आप इसको ऐसा नहीं करोगे तो हाय हेलो लिटिल बेबी, बेबी के बाद में वाचिंग कार्टून नेटवर्क ऑफ न्यूजीलैंड,
आप उसको कैसा कर सकते हो, सीएन चैनल कौन सा होता है, कार्टून नेटवर्क, तो कार्टून नेटवर्क ऑफ न्यूजीलैंड, C for the symbol of carbon, N for nitrogen, O for oxygen, F for chlorine, N for neon. तो watching cartoon network of New Zealand. यहाँ पे सोडियम के लिए मुझे ट्रिक लिख रहा हूँ पे NaUGSCY, नॉटी मार्गरेट, ठीक है, नॉटी मार्गरेट ऑलवेज सिंग्स pop songs clearly after killing cat. इससे इस ट्रिक से आपको सिंबल याद होंगे, AR आफ्टर AR क्लियरली CN, सॉन्ग्स का S, पॉप सॉन्ग का P, सिंग्स का SI, ऑलवेज का AN, मार्गरेट का MG, नॉटी का NA. नॉटी मार्गरेट ऑलवेज सिंग्स पॉप सॉन्ग्स क्लियरली. अगर इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, ये जो मार्गरेट नाम की लड़की है वो शरारती है, नॉटी है, हमेशा गाना गाती है. कौन से गाने गाती है वो, पॉप सॉन्ग्स. लेकिन कब गाती है, बिल्ली को मारने के बाद, है ना, बिना बिल्ली को मारे वो गाना नहीं गाती. तो ये इन 20 एलिमेंट्स अगर याद होंगे तो आपको एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी. उनमें और द रीजन क्या है, जितने भी मोल कॉन्सेप्ट में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, वहां हमेशा बार बार आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की मास की आवश्यकता है. लेकिन ये मास रिप्रेजेंट क्या करता है, ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 9 क्या रिप्रेजेंट करता है ना, व्हाट इट रिप्रेजेंट एक्चुअली, ये सब जानना बहुत जरूरी है कि ये हमें रिप्रेजेंट क्या करता है. तो जो एटम, ये एक एटम, और हमने कहा कि एक एटम को देखना तो संभव ही नहीं होता उनमें, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है उनमें, दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या बोलते हैं उसे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से केमिस्ट्रिशियन ने सबसे पहली बार C12 कार्बन 12 का क्या करें कि एक एटम का मास निकाल लिया. क्या निकाल लिया, कार्बन के एक एटम का मास. वो मास बहुत कम का, वहीं से सारा पूरा मोल का बेस निकलकर आता है कि अगर कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास, तो मास स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखना है. लेकिन उसके आगे मैं चर्चा करूंगा. हम सबसे पहले एक करके आगे हेडिंग करो फटाफट. डाल दीजिए हेडिंग एटॉमिक मास. If the mass of atom is expressed in, if the mass of atom is expressed in AMU, a small a dot m dot AMU, which is known as atomic mass unit. Then it represent atomic mass of one atom. Then it represent atomic mass of one atom. Underline करना one atom. Atomic mass of one atom. अब हम पूरा एग्जांपल भी लिखेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास. If mass of atoms, if mass of atoms are expressed in gram, एक थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करो. If mass of atoms of any element, if mass of atoms of any element is expressed in gram,
then it is known as gram atomic mass, and it represent the mass of large number of atoms, full stop. अब ये एग्जांपल देखते हैं। अभी तो मैं छोटी सी टेबल बना के आपको ये बता रहा हूँ। अभी जरा फोकस करो, देखो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, इवन सम टाइम टीचर्स भी कंफ्यूज जाते हैं कि ये जो मास है ये 4, ये 7, ये 9 इनमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ध्यान रखना, जैसे कार्बन, मैं कार्बन को पकड़ कर चल रहा हूँ। कार्बन ऐसा एलिमेंट जिसका आप सब जानते हो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसके पीछे 12। अभी पीरियोडिक टेबल में ध्यान देना कि इसकी 12 के पीछे कभी यूनिट नहीं लिखी होती, लेकिन हम इसके पीछे 2 यूनिट लिख सकते हैं, 12 ग्राम एंड 12 AMU। अब एक स्वाभाविक क्वेश्चन भी आपके मन में आएगा, बोलिए कि सर व्हाट इज AMU? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन AMU। तो आई विल एक्सप्लेन द AMU, बट मैं अभी क्या कर रहा हूं, पहले एटॉमिक मास और ये पढ़ा दूं, उसके बाद AMU पे आएंगे हम कि AMU एक्चुअल में है क्या, और इसको कैलकुलेट भी करेंगे। जब किसी भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए किसी भी एलिमेंट के पीछे AMU लगा देते हैं तो वो एक एटम का मास बन जाता है। किसका बन जाता है? तो कार्बन के अगर एक एटम का मास लिखना तो आप क्या लिखोगे? 12 AMU। लेकिन अगर एक मोल का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे। कितने होते हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास 2 सवाल खड़े हो जाते हैं, सर AMU क्या होता है, फिर ये पढ़ाओ, मोल क्या होता है, ये पढ़ाओ। तो अभी हम यहाँ सीख रहे हैं कि 1 मोल का मतलब क्या है, यहाँ 12 ग्राम। अब इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप जाओ मार्केट से, और मार्केट से जाके 12 ग्राम कोयला यानी कोल खरीद के लाओ। कोल जो है यानी कोक, वो प्योर कार्बन है। तो 12 ग्राम कोक तो आपको नेकेड आई से भी दिखाई दे रहा है, तो क्या ये 12 ग्राम एक एटम का मास होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि एटम जो होता है वो तो नेकेड आई से दिखाई, नेकेड आई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। तो ये 12 ग्राम एक एटम का नहीं बल्कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर बहुत सारे, कितने हैं वो मैं जानता हूं। उसको रिप्रेजेंट करता हूं किससे? मोल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल। अभी मोल क्या है वो भी शुरू नहीं हुआ, मोल चैप्टर शुरू करने का बेस है। अब यहाँ पे कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए आप किसका एग्जांपल ले लो भाई? सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास कितना हो गया? 23 AMU। ग्राम में क्या लिख देंगे? 23 ग्राम। आया समझ में? ये हो गया 12 ग्राम, और ये सब क्या है? ये भी एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एटॉमिक मास, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ 1 एटम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो इन एलिमेंट्स की स्टडी करने के बाद आपको ये आइडिया उसमें बेसिक बनेगा। क्लियर है? तो जब ग्राम में लिखेंगे तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ये एटॉमिक वेट। इसे क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक वेट। ये क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास। AMU लिखा था एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक वेट कह सकते हैं। दिस इज एटॉमिक वेट, ग्राम में लिखेंगे। क्लियर है? तो आपको जो डेफिनेशन लिखी है उसके नीचे ये एग्जांपल्स की ऐसी टेबल अपने हिसाब से बनानी है, उसमें ये टेबल ड्रॉ करके रखनी है। तो टेबल से आपको क्या पता चलेगा कि मास ऑफ 1 एटम क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या है। Now we are writing molecular mass, यानी यहाँ पे किसका निकालेंगे? मॉलिक्यूल का मास। सिंपल है, यहाँ भी 2 लैंग्वेज में होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लार्ज नंबर को हम क्या बोल रहे हैं साइंस के लैंग्वेज में? भी 1 मोल। 1 मोल क्या है ये भी पढ़ना है, बट उसका बेस बनाने के लिए, मोल के लिए हमें यहाँ बेस यानी फंडामेंटल चाहिए। अब आप सबको पता है कि कंपाउंड यानी कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो बना होता है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो मास एटम का होगा वही मास मॉलिक्यूल का होगा। जैसे मेरे पास अगर 100 ग्राम शुगर है और उसमें मैंने 100 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया तो टोटल वेट कितना हो गया? 200 ग्राम। तो ये जो 200 ग्राम है इन दोनों का 100 मिलाकर हुआ है ना। वैसे ही किसी मॉलिक्यूल का अपना खुद का मास नहीं होता है, बल्कि
वही होता है जो उसके एटम का होता है। कौन एटम की यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार होता है उनमें डिफरेंट 11th में आने के बाद भी मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं जानता कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले जाते हैं, उन्हें मास निकालने में दिक्कत होती है, तो आपको मास निकालना हैबिट होना चाहिए। तो 9th 10th में हम मास को फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स डायरेक्ट लेकर चलता हूँ, डेफिनेशंस आप खुद ही समझ जाओगे। एग्जांपल्स किसको लेंगे, हम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं O2 का, यहाँ पे नेम ऑफ मॉलिक्यूल लिखने की फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, कॉलम में O2 हो गया। फिर हम निकालेंगे CO2 का निकाल देंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं, बड़ा सा कंपाउंड लेके चलते हैं जिसको शुरू से बदल कर चले, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक और ले लेते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इन चार का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आप दूसरे अलग अलग कंपाउंड्स के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। अभी देखो इसका मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ये दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, तो अब इसको ऐसा लिख दो O+O, ठीक है। इधर लिखा एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन मिलकर हो जाएंगे 16। तो अब एक इसको ऐसा तोड़ के लिखा, now 16 + 16 = 32। लेकिन ये जो 32 आया है यहाँ पे लिखो, अब इस 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 AMU एंड 32 ग्राम। जब AMU लिखोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और जब ग्राम में लिखोगे ये हो जाएगा मास ऑफ वन मोल का मतलब क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे। अरे तो दिस इज वन पार्ट। नाउ CO2, अब कार्बन देखो हमने सिखाया है इसकी एटॉमिसिटी 3 है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम, तो अब उसको लिखा गया था C + 12 + 16 + 16 44 AMU या फिर 44 ग्राम। क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट Ca+C+। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 3, तो हर बार हम O+O+O ऐसा क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × ब्रैकेट में O, मतलब कैल्शियम का मास 14, कार्बन का मास 12 प्लस 3 × ऑक्सीजन का मास 16। ऑक्सीजन का कितना है 16 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो इनका कितना हो जाएगा 48 + 12 + 40 का आ जाएगा 100। अब 100 AMU and 100 ग्राम। Now phosphoric acid 3 × H, एक H का मास प्लस फास्फोरस के एक एटम का मास प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, टेबल में लिख रहा है ऊपर, तो 3 × 1 हो जाएगा 3, फास्फोरस का 31 प्लस 4 × 16 ये आ जाएगा आपका 98 AMU एंड 98 ग्राम। है क्या बात समझ में? यस। ये है मॉलिक्यूलर मास और ये है मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम में लिखा वेट हो गया, एमयू में लिखा मास हो गया। इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये मास का कैलकुलेशन का फायदा क्या है, अभी देखो आप इस 100 ग्राम पे फोकस करो। चौक तो आप सबने देखी है, स्कूल में चौक आंसर 100 ग्राम चौक लेकर आओ। 100 ग्राम चौक में छोटे छोटे कितनी बॉल्स हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तब जब हमें किसका मीनिंग पता चल जाएगा, मोल। इसका मीनिंग पता चल जाएगा मोल। है क्या बात समझ में? जब हमें मोल का मीनिंग पता चलेगा तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास, अभी डेफिनेशन आपने बता दी, डेफिनेशन क्या लिखोगे? If the mass of one molecule is expressed in AMU, then it is known as molecular mass. If the mass of molecule of any compound is expressed in gram, then it is known as molecular weight. लेकिन ये किसका होगा? किसी कंपाउंड का या फिर डायटोनिक गैस का, जैसे O2। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन कब जब O लिखो तब एलिमेंट है, O2 लिखो तो मॉलिक्यूल है।
कैसा है वो? मॉलिक्यूल। बनी किससे है? मॉलिक्यूल से। लेकिन दो डिफरेंट टाइप के एटम नहीं है, इसमें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हो गया? होमोएटॉमिक। So this is about what? Molecular mass। तो ऐसे अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिए, अब यहाँ पर कोई से भी 3 या 4 दूसरे एग्जांपल भी लोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। 2 से 3 एग्जांपल वो प्रैक्टिस में चेक करूंगा, देखना है ना। और नेक्स्ट क्लास जो होगी तब इस पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं आपसे करवा के देखोगे कि आपके मॉलिक्यूलर मास निकालना अलग-अलग आना चाहिए, ठीक है? यस। चलो यहाँ से शुरू होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आएगा कि मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मोल के बारे में जानने की जरूरत क्यों पड़ी है, और मोल का एक्चुअल मीनिंग अभी तक जो पढ़ा सर, अभी तक ये सब पूरा बेसिक फंडामेंटल्स था, ताकि अगर 9th 10th का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपसे मिस हो गया हो, एटॉमिक मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर, इम्प्योर, अगर ऐसा कोई भी मिस हो जाता है तो वो हमारा बेसिक कवर हो जाता है उनमें। यहाँ मोल शुरू करने से पहले आपको मोल की आवश्यकता समझ में आएगी कि हमने क्यों स्टार्ट करना है, ये वर्ड मोल क्यों दिया गया है, इस मोल का मतलब क्या है। तो देखो, द वर्ड मोल मींस, द वर्ड मोल मींस collection of large number of particles। the word mole means collection of large number of particles, collection of large number of particles। second point लिखो, it is a unit of measurement of, it is the unit of, मोल के अंदर लिखना, it is the unit of measurement of number of atom, number of atom or molecules, number of atom or number of molecules। जैसे मैंने कहा, अभी हमने आप सब देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो 100 ग्राम होता है। क्या होता है? 100 ग्राम। तो आप मार्केट गए, मार्केट से जाके 100 ग्राम चौक तुलवा कर ले आए, आप वेट करा कर बोले, अब आपके सामने 100 ग्राम रखी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 ग्राम में कितने। तो अभी जो टेबल देखिए उससे समझ आता है कि उसमें 1 मोल है, कितने हैं, लेकिन ये मोल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये मोल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो हमें एग्जैक्ट नंबर कभी मिला नहीं, वो एग्जैक्ट नंबर कैसे आएगा, वो एग्जैक्ट नंबर आया जब सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? कार्बन के एक एटम का मास। अब कार्बन को ही क्यों बनाया हमने, तो पूरा मोल कंसेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है, कार्बन पे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस पे, पूरी दुनिया किस पे डिपेंडेंट है, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, कार्बन। चाहे आप कोई सा भी फ्रूट, वेजिटेबल्स कुछ भी खाओ, क्या खा रहे हो, अल्टीमेटली कार्बन। हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक की शुरुआत कहाँ से होती है, कार्बन। सो साइंटिस्ट ने मान लिया, इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कार्बन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। क्या है? मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसमें समय के साथ इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। अगर आता तो जब से दुनिया बनी है तब तक में हमारी बॉडी से लेकर तो कई सारे सब्सटेंसेस में चेंजेस होते हैं, बट कार्बन तो अल्टीमेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अपनी बॉडी में देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा कार्बन, आप जिस बेंच पे बैठे हो वो किससे बनी है, कार्बन की बनी है। ये जो वुडन है, वुड ये क्या है, कार्बन। एवरीवेयर ऐसा मतलब कोई प्लेस नहीं होगा जहां कार्बन ना हो, तो कार्बन को मोस्ट स्टेबल एक्सेप्ट किया गया। अब ये कार्बन आराम से समझिए, तो फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, with the help of mass spectroscopy, the chemistician has found that mass of one atom of carbon will 1.992648 into 10 raised to power minus 20 gram। कितना मिला उनको? ये वैल्यू को याद रखना पड़ेगी, समझना अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये कार्बन के उस छोटे से एटम का मास है
10 की पावर कितनी है? -23। -23 समझते हैं? -23 का मीनिंग समझ में आ रहा है? 10 की पावर माइनस में तो कितना छोटा होगा? 1/10 मतलब 0.1। 10 की पावर -1 का मतलब हो गया 0.1। 10 की पावर -2 0.001 0.001 और 10 की पावर -23 मतलब 0.00000। ऐसे कितने 22 जीरो लगाना है और उसके बाद 1, 22 जीरो के बाद 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ 10 की पावर -23। इतना कम मास है, हमारी आंखें कितना वेट देख सकती हैं? नेकेड आई से आप 10 की पावर -6 तक देख सकते हो। नेकेड आई से यानी अपनी खुली आंखों से हम कितना देख सकते हैं? 10 की पावर -6 तक। जो सेल होती है बॉडी की, जो सेल है वो 10 की पावर -11 से -12 की रेंज में होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख जाती है और वही हमारी लास्ट लिमिट है। तो जो चीज दिखती नहीं उसका मास कैसे निकाल लिया, तो वो इसके इस इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना है, हमारा एप्लीकेशन मोल है, हमारा पर्पस क्या है? मोल। जैसे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के एक एटम का जब मास आया उनमें, तो इन्होंने कैलकुलेट किया 12 ग्राम बनाने के लिए हमें इसके कितने एटम लगेंगे। If 1 atom, the mass of 1 atom of carbon is this. So how many atoms will be present in 12 gram of carbon? क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना है। आपको एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक बॉल है, एक बॉल का मास 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, एक बॉल का मास 5 ग्राम। मेरे पास एक बॉक्स में बॉल है जिसका, उस बॉक्स का वेट है 50 ग्राम। बताओ उसमें कितनी बॉल होगी? 10 क्या करा? डिवाइड करा। जो 50 था उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया ना, तो 12 को क्या करोगे? इससे डिवाइड कर दोगे। सो नंबर ऑफ एटम्स in 12 gram of carbon equal to 12 divided by 1.92648 into 10 raised to power -23. जब ये डिवाइड करोगे then you will get number 6.022 into 10 raised to power 23. तो समझ में आ रहा है? Yes. And this is known as Avogadro number. और अभी थोड़ी देर पहले आप ध्यान से देखो कि हमने 12 ग्राम को क्या बोला था? एक मोल। तो मैं जरा यहाँ पे इसका चेंज कर दूं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन। एक मोल में आ गए। क्वेश्चन ये उठ रहा था ना सर मोल क्या है? मोल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो आप मार्केट गए और मार्केट से आप क्या खरीद के लाए? 12 ग्राम कोक कार्बन, तो उसमें इतने एटम मिलेंगे। कितने एटम मिलेंगे? एंड दिस नंबर इज नोन एज। लेकिन ये नंबर एवोगैड्रो ने डिस्कवर नहीं किया था, उनके सम्मान में ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा काम किसने किया? एवोगैड्रो ने। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी व्हिच इज नोन एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो हम इलाज में पढ़ते हैं तो बर्जेलियस और एवोगैड्रो ऐसे दो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट उसके मोल से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा यहां पर आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इक्वल टू 6.022। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये जो एक मोल है और ये यूनिवर्सल बन गया, क्या बन गया?
रिवर्स है सभी एलिमेंट्स के लिए इस नंबर को क्या कर दिया, कांस्टेंट बना दिया गया, दिस इज नोन एज एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो नंबर it is represented by Na equal to 6.022 into 10 to the power 23 और किसी के भी मतलब इसके इक्वल में लिख देता हूं 1 मोल। 1 मोल का मतलब भी होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हो, एटम भी या मॉलिक्यूल भी हो सकते। अब आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया जो हमें चाहिए था कि मार्केट गए, मार्केट से आप कितनी चौक खरीद के लाए थे, 100 ग्राम कितनी लाए थे ना 100 ग्राम 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम किसका मास है, एक ग्राम। और किसी भी कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड हो उसके एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.0 मतलब आप मार्केट गए, मार्केट से 100 ग्राम चाक लेकर आए तो उस चौक में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब पीछे एटम लगाएंगे कि मॉलिक्यूल, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट है कि कंपाउंड। अगर वो कंपाउंड है तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, मॉलिक्यूल्स, और अगर वो एलिमेंट है एटम्स। तो जब हमने टेबल पढ़ी थी इसमें देखो जरा ध्यान से, जैसे सोडियम के पीछे 23 ग्राम लगा दिया तो ये बन गया 6.022 10⁻23 एटम्स का मास। बहुत सारे मतलब कितने सारे, इतने 6.022 10⁻23 एटम्स। लेकिन ये वैल्यू सब रखते हैं, समझ में आता कहां से, ये आई है इस वैल्यू से, ये वैल्यू मिलती है हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यहां से ये वैल्यू डिजाइन हो जाती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। 1 मोल मींस 6.022 into 10⁻23 atoms or molecules or particles. So mole represent करता है collection of large number of particles. ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा था कि हम बार बार यही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि सब किससे मिलके बने होते हैं, एटम के, मॉलिक्यूल्स के। तो कितने एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के, तो वो सारे सवालों का जवाब कहाँ मिलता है, मोल कॉन्सेप्ट में। उनका मिलेगा मोल। तो ये एक बेसिक पार्ट है उनका। दिस इज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, जहां पे हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अभी पार्ट 2 ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट जो है, जहां टिपिकल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनमें इंक्लूड करेंगे कि मोल के कितने फॉर्मूले होते हैं उनमें। तो एनटीएससी जिन्होंने एनटीएससी क्लास अटेंड की थी उन सबके पास वो फॉर्मूला लिस्ट है। हमने 6 to 7 फॉर्मूले देखे थे मोल के ऊपर, मतलब अलग अलग वो 6 से 7 फॉर्मूले को फिर से देखेंगे, उन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और बहुत आसानी से आप चुटकियों में न्यूमेरिकल्स कर लोगे। जो न्यूमेरिकल्स 9th में टिपिकल लगते हैं वही नॉट बिकम इजी विद दैट हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको सोचना भी, अप्रोच करना भी आएगा, पर जरूरी क्या है कि इसको बार-बार सुनकर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। पहले अपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो पार्ट 2 मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं जाएगी, और वो आया फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सामने आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये आपको लिखना है ना, ये पूरा नोट करना है।